हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेलवे इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो टू द पॉइंट है। इसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट इजी वे में एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो रेलवे में हमारा इंजन यूज़ होता है, फर्स्टली कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता देती हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे को डिस्कस करने के पहले मैं एक स्टीम इंजन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमारा मॉडर्न स्टीम इंजन है वो इन्वेंट किया गया है जॉर्ज स्टेफेंसन के द्वारा, जो कि इंग्लैंड के हैं, इन 1814 में, राइट। और जो फर्स्ट ट्रेन थी पूरे हमारे वर्ल्ड की, वो रन की गई थी 27 सितंबर 1825 को बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन, इन दोनों के बीच हमारी फर्स्ट ट्रेन रन हुई थी। नाउ जो हमारे 3 स्टीम इंजन्स हैं जिनका नाम क्या क्या है, साहिब, सिंध और सुल्तान, वो सबसे पहले यूज़ की गई थी हमारे फर्स्ट जो पैसेंजर ट्रेन है उसको रन करने के लिए। और वो रन की गई थी बोरी बंदर, जो कि हमारा मुंबई है, वहाँ से ठाणे तक। जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी वो रन हुई थी मुंबई टू ठाणे। तो मुंबई में बोरी बंदर से रन हुई थी और ये कवर की थी 34 किलोमीटर, जो हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी। जो पैसेंजर्स को कैरी करती है वो पैसेंजर ट्रेन होती है, और जो गुड्स को कैरी करती है वो हमारी गुड्स ट्रेन होती है। नाउ जो ये हमारी पैसेंजर लाइन है वो बिल्ट हुई थी और ऑपरेट की गई थी बाय ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, GIPR। वो बिल्ट और ऑपरेट की गई थी GIPR के द्वारा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट वे क्या होता है। जो कॉम्बिनेशन होता है रेलवे का, जो रेल्स ये हमारी बनी हुई हैं जो कि फिटेड होती है हमारे स्लीपर में, और जो ये स्लीपर है ये रखा होता है हमारे बलास्ट के ऊपर, और ये जो बलास्ट है ये रखा होता है हमारे सबग्रेड के ऊपर। ये कहलाता है हमारा रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे। मीन्स ये एक ऐसा परमानेंट रास्ता है जिस तरीके से हमारी रेल्स वर्क करती हैं, राइट। मीन्स कॉम्बिनेशन है ये स्लीपर का, स्लीपर बलास्ट के ऊपर है, फिर बलास्ट सबग्रेड के ऊपर है। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है परमानेंट वे। ना ये हमारी रेल हो गई, ये रेल का सेक्शन है हमारा। ये जो दो रेल के इनर हेड्स का, इनर सरफेस का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है हमारा गेज। ये हमारी रेल, और ये जो रेल है ये बिछी होती है स्लीपर के ऊपर। ये हमारा जो वाइट पोर्शन होता है ये कहलाता है स्लीपर, और इसके नीचे जो पत्थर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं बलास्ट के कुशन। नाउ ये बलास्ट प्लेस होता है सबग्रेड के ऊपर। नाउ यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो साइड स्लोप होता है बलास्ट का वो होता है 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, और जो सबग्रेड का साइड स्लोप होता है वो होता है 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ये हमारा सेक्शन हो गया रेलवे का, परमानेंट वे है ये। इस पूरे सेक्शन को हम परमानेंट वे बोलते हैं और रेलवे ट्रैक बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गेज क्या होता है। इनर डिस्टेंस जो होता है 2 रेल्स के बीच वो कहलाता है हमारा गेज। इंडियन रेलवेज इन 1992 टुक अ डिसीजन टू अडॉप्ट यूनी गेज। जो हमारी इंडियन रेलवे है वो 1992 में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम एक यूनी गेज सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, मतलब एक ही गेज को हम फॉलो करेंगे, जो कि है हमारा ब्रॉड गेज। उसकी लेंथ है 1676 mm, यानी कि 1.676 मीटर यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली हम इस लेंथ की गेज को प्रोवाइड करते हैं। ये गेज हमारा कहलाता है यूनी गेज, मतलब ब्रॉड गेज ही हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड को ले सकता है, गुड्स और वैगन्स इसमें ज़्यादा आ सकते हैं। जो क्लियर डिस्टेंस हमारा होता है इनर फेसेस ऑफ 2 रेल्स के बीच नियर देयर टॉप्स इज कॉल्ड गेज। ये हमारा गेज कहलाता है। नाउ हमारे गेज कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा ब्रॉड गेज, इसको हम BG से डिनोट करते हैं। इसकी विड्थ होती है 1.676 मीटर विड्थ। मीटर गेज जो होता है इसकी विड्थ होती है 1 मीटर। नेक्स्ट है हमारा नैरो गेज, दैट इज NG। इसकी जो इनर डिस्टेंस होता है 2 रेल्स के बीच ये होता है 0.762 मीटर। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड गेज, इसका जो क्लियर डिस्टेंस होता है इनर फेसेस का वो होता है 1.435 मीटर। नेक्स्ट है हमारा फीडर गेज, इसकी डिस्टेंस होती है 0.610 मीटर। जनरली प्रोवाइड क्या किया जाता है, ब्रॉड गेज। नाउ अब रेलवे ट्रैक को प्लेस करने के पहले हम कुछ सर्वे करते हैं। तो वो सर्वे क्या क्या होते हैं, सर्वे रिक्वायरमेंट बिफोर लेइंग रेलवे ट्रैक। पहला है हमारा ट्रैफिक सर्वे। हम ये देखेंगे कि हमारी ट्रेन कौन से टाइप की है, मीन्स पैसेंजर ट्रेन है या गुड्स ट्रेन है, मीन्स वो पैसेंजर को कैरी करेगी या गुड्स को कैरी करेगी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन सर्व्ड, कितने पॉपुलेशन यानी कि कितने जनसंख्या को हमको ये सर्व करानी है, और इंडस्ट्री कैसी है हमारी, उस अकॉर्डिंग हम रेलवे ट्रैक को ले करते हैं।
सेकेंड है हमारा रिकग्नाइसेंस। सो इसमें हम ये देखते हैं टोपोग्राफी उस एरिया की कैसी है, मटेरियल वहाँ पे कितना अवेलेबल है और वहाँ का सॉइल कैसा है। सो हम रिकनेंस सर्वे करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे। सो प्रिलिमिनरी सर्वे में हम सॉइल के ऊपर टेस्टिंग करते हैं कि हमारा सॉइल कैसा है, तो सॉइल सुटेबल है कि नहीं रेलवे ट्रैक को प्लेस करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर उस सॉइल की कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं या फ्यूचर में उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए हम प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं जिसमें हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनल सर्वे में हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं। सो उसमें हम सेंटर लाइन की लोकेशन को ट्रेस करते हैं। सो ये फाइनल रिपोर्ट होता है, मींस फाइनल सर्वे होता है कि उससे हम डिसाइड करते हैं कि रेलवे ट्रैक यहाँ पे हम प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेल सेक्शन। तो जो रेल के जो सेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। सो जो रेल्स है हमारे वो कंटिन्यूस के स्टील के सेक्शन होते हैं जो कि ले किए जाते हैं अलोंग टू पैरेलल लाइंस ओवर स्लीपर्स। सो नीचे हमारा स्लीपर होता है, उसके ऊपर हम रेल्स को प्लेस करते हैं। ये हमारा स्लीपर है, इसके ऊपर रेल्स प्लेस होती हैं इस तरीके से। राइट, ये स्लीपर है, ये हमारा रेल्स है। सो रेल्स जो है हमारे कंटिन्यूस स्टील के सेक्शंस होते हैं जो कि पैरेलली प्लेस होते हैं। नाउ जो रेल सेक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा डबल हेडेड रेल। सो ये नाम से क्लियर है, डबल हेडेड। इसमें दो हेड होते हैं, मींस सेम होता है हेड और फुट जो है, इसकी जो स्टील सेक्शन होता है हेड में और फुट में वो सेम होता है। ये हमारा वेब। सो इस सेक्शन को बोलते हैं हम डबल हेडेड रेल। नाउ नेक्स्ट है हमारा बुल हेडेड रेल। सो बुल हेडेड में क्या होता है, जो ऊपर का हेड वाला सेक्शन होता है उसमें जो स्टील होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फुट वाले सेक्शन में। सो ये सेक्शन हमारा कहलाता है बुल हेडेड रेल, जहाँ पे जो ऊपर का हेड है बुल हेड जिसको हम बोलते हैं वो उसमें स्टील का सेक्शन ज़्यादा होता है। सो इसमें क्या होता है, जो नीचे का एरिया होता है वो कम होता है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ जाते हैं ये बुल हेडेड रेल में। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट फुटेड रेल। सो ये फ्लैट फुटेड में क्या होता है, ये जो इसकी फुट है वो नीचे से फ्लैट होती है और ये ज़्यादा एरिया में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका एरिया ज़्यादा होता है तो स्ट्रेसेस यहाँ पे कम आते हैं। सो ये जो हमारा हेड का सेक्शन है वो कंपैरेटिवली टू बुल हेड छोटा होता है। सो ये कहलाता है हमारा फ्लैट फुटेड रेल। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड रेल सेक्शन। सो जो स्टैंडर्ड का रेल सेक्शन होता है, मीन्स स्टैंडर्ड जो स्पेसिफाइड है वो कैसा होता है, मीन्स जो हम रेलवे स्टील का बनाते हैं वो कैसा होता है। सो फर्स्टली जो हम रेल का जो सेक्शन होता है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं वेट पर मीटर लेंथ में। मीन्स वेट है उस रेलवे का 1 मीटर के लेंथ में वेट के अकॉर्डिंग। सो अगर उसका वेट 52 kg पर मीटर है तो वो सुटेबल होता है 130 किलोमीटर पर आवर के रेंज के लिए। मीन्स यहाँ पे जो स्पीड रहेगी ट्रेन की वो इतनी होनी चाहिए 130 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम यूज़ करेंगे 52 kg पर मीटर की रेल। और अगर हमको 160 kmph की रेल को प्रोवाइड करना है तो हमको कौन से वेट की रेल यूज़ करनी है, हमको यूज़ करनी है 60 kg पर मीटर की रेल को। ना जो हमारे अदर रेल्स होती हैं वो है 90R, 75R, 60R और 50R। यहाँ पे R डिनोट्स करता है रिवाइज्ड ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन। सो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेल के स्पेसिफिकेशंस हैं। नेक्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ रेल। सो रेल की लेंथ कैसी होनी चाहिए। नाउ अब जो हमारे गेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग रेल की लेंथ डिसाइडेड है। अगर हमारा ब्रॉड गेज है तो उसमें जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है रेल की वो होती है 12.8 मीटर। मीन्स इतने लेंथ की हम रेल को प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हमको जो रेल प्रोवाइड करनी है हम फिर नेक्स्ट रेल को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो जॉइंट है इसको हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट मेथड्स के द्वारा, लेकिन जो जनरली स्टैंडर्ड लेंथ होती है ब्रॉड गेज की वो होती है हमारी 12.8 मीटर। नाउ अगर मीटर गेज है तो उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो होती है 11.89 मीटर। सो इतने इतने लेंथ की रेल बनाई जाती है, फिर उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है डिफरेंट ज्वाइनिंग प्रोसीजर्स के द्वारा। नाउ हम कितने तरह के टेस्ट करते हैं रेल्स में। पहला है फॉलिंग वेट और टप टेस्ट। सो इसमें क्या होता है, हम 1.5 मीटर की जो रेल के पीस हैं उसको कट करते हैं, उसके बाद जो हमारा वेट है टप का वेट होता है 1000 किलो का, उसको हम रेल के ऊपर ड्रॉप कराते हैं 90R की रेल के ऊपर, और जो हाइट है हमारी 7.2 मीटर उसके ऊपर से इस वेट को ड्रॉप कराते हैं सेंटर ऑफ द टेस्ट पीस के, मीन सेंटर में हम इसको ड्रॉप करते हैं।
फिर हम ये देखते हैं कि सैंपल हमारा विथस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं ब्लो विदाउट एनी फ्रैक्चर, मीन्स वो जो रेल है वो फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए। सो अगर रेल फ्रैक्चर नहीं होती मीन्स वो टेस्ट में पास है। नेक्स्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो रेल है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 72 kg पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। सो अगर इतनी स्ट्रेंथ है मतलब कि वो रेल अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा हैमर टेस्ट। सो इसमें क्या होता है, जो फुट होते हैं रेल पीस के वो ग्रिप किए जाते हैं वर्टिकल पोजीशन में और हेड ऑफ द रेल है उसको स्टॉक करते हैं हम 4.5 kg हैमर के द्वारा। मीन्स ये जो नीचे का पोर्शन हमारा जो होता है रेलवे का, ये ऊपर का हेड होता है, ये नीचे का फुट होता है। सो फुट को हम ग्रिप कर देते हैं वर्टिकल पोजीशन में और जो हेड है वर्टिकली मीन्स इसको प्लेस कर देते हैं और जो हेड है उसको हम स्टक करते हैं 4.5 kg हैमर के द्वारा। मीन्स ये जो हेड है हमारा इसको हम हैमर के द्वारा मारते हैं 4.5 kg के हैमर से। फिर हम सफिशिएंट नंबर ऑफ ब्लोस इसमें देते हैं, तब तक देते हैं जब तक ये वेब बेंड ना हो जाए। ये हमारा वेब पोर्शन है, हम तब तक ब्लोस देंगे तब जब तक ये वेब बेंड ना हो। सो अगर ये टेस्ट में पास हो जाता है तो मीन्स ये हमारा हैमर टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा हेड, ये है हमारा हेड ऑफ द रेल, ये है फुट ऑफ द रेल। इसको हम स्टक करते हैं 4.5 kg हैमर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कोनिंग ऑफ व्हील्स। सो जो व्हील्स होते हैं ट्रेन्स के, मीन्स ये जो व्हील्स हैं हमारे ट्रेन्स के, उसमें हम एक पर्टिकुलर कोनिंग देते हैं। मीन्स ये जो हमारा आउटर डायमीटर है वो बड़ा होता है और जो इनर डायमीटर है वो थोड़ा छोटा होता है, तो ये कहलाता है कोनिंग ऑफ व्हील्स। सो जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के उसको हम कोन करके रखते हैं 1/20 में, मीन्स ये हमारा स्लोप है, ये कहलाता है कोनिंग ऑफ व्हील। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम वियर और टियर को रिड्यूस कर पाएँ व्हील फ्लेंजेस के बीच। जो फ्रिक्शन आएगा, जो भी वियर और टियर होगा रेल में यूज़ होने के बाद, ये उसको सहन कर पाए। और ये कोनिंग इसलिए भी की जाती है ताकि हम इस जो व्हील्स हैं इनका सेंट्रल पोजीशन में हम इसको मेंटेन कर सकें और कॉन्ट्रैक्ट कर पाइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। और क्या इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो हमारी व्हील है वो कवर कर पाए डिफरेंट डिस्टेंसेस, अलग अलग जो डिस्टेंस है ये उनको कवर कर पाए, इसीलिए हम व्हील्स की कोनिंग करते हैं। नाउ जिस तरीके से हमने व्हील्स को टिल्ट किया उसी तरीके से हम रेल को भी टिल्ट करते हैं। मीन्स ये जो हमारा रेल है ये स्लीपर है, राइट? स्लीपर के ऊपर रेल प्लेस्ड होती हैं इस तरीके से, राइट? सो यहाँ पे जिस तरीके से हमने व्हील्स का कोनिंग किया उसी तरीके से जो रेल्स है, मीन्स ये जो रेल का सेक्शन है इसको भी हम एक पर्टिकुलर स्लोप में प्रोवाइड करते हैं। सो ये कहलाता है 1/20। सो ये रेल्स को जब हम 1/20 स्लोप के ऊपर रखते हैं स्लीपर के ऊपर, ये कहलाता है हमारा टिल्टिंग ऑफ रेल्स। मीन्स हम रेल के जो सेक्शन है उसको भी थोड़ा टिल्ट कर देते हैं ताकि वो जो हमारा व्हील है, मीन्स जो इसके ऊपर चक्के प्लेस किए होंगे ट्रेन के, वो प्रॉपरली इसके ऊपर आ पाए। मीन्स जो हमने व्हील्स को कोनिंग किया तो उसी तरीके से हम रेल सेक्शन का भी हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं। सो ये कहलाता है टिल्टिंग। नाउ फिर ये स्लीपर को भी हमको थोड़ा सा टिल्ट करके रखना पड़ेगा। सो ये कहलाता है एडजिंग। व्हील्स का जो स्लोप दिया जाता है वो कहलाता है कोनिंग ऑफ व्हील। नाउ ये रेल्स को जब थोड़ा टिल्ट किया जाता है ये कहलाता है टिल्टिंग, और जो ये स्लीपर को जब टिल्ट किया जाता है ये कहलाता है हमारा एडजिंग। नाउ जब ये रेल सेक्शन एक पर्टिकुलर स्लोप में प्लेस किया जाएगा वो कहलाता है टिल्टिंग ऑफ रेल, और ये होना चाहिए 1/20। नाउ एडजिंग ऑफ स्लीपर, स्लीपर को भी थोड़ा सा हमको टिल्ट करके रखना पड़ेगा। सो ये जो स्लोप होता है ये भी होता है 1/20। नाउ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द वुडन स्लीपर। सब अब हम ये जो वुडन स्लीपर है उसको भी एक स्लोप में कट करेंगे एट स्लोप ऑफ 1/20 एट रेल सील्ड बिफोर लेइंग। ले करने के पहले ये कहलाता है हमारा एडजिंग ऑफ वुडन स्लीपर। ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारा रेल है वो भी इसके ऊपर टिल्ट पोर्शन में प्लेस किया जा सके एट अ कैंट ऑफ 1/20। तो वुड का जो यहाँ पे जो सेक्शन होता है स्लीपर का, इसको हम एक स्लोप में कट करते हैं जो कि 1/20 होता है, ताकि इसके ऊपर जो रेल है वो पर्टिकुलर एंगल में टिल्ट है ताकि वो हम प्लेस कर सकें। So the process of cutting the wooden sleeper at the slope of 1/20 at rail seat before laying is known as edging of wooden sleeper. This is done to enable the rail to be slightly tilted inwards at the cant of 1/20.
सो ये स्लीपर को भी थोड़ा सा हम स्लोप देंगे ताकि रेल अच्छे से आ पाए, और रेल को इसलिए स्लोप देते हैं ताकि व्हील अच्छे से आ पाए। सो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर स्लोप प्रोवाइड करते हैं तीनों में, व्हील्स ऑफ द ट्रेन, रेल में और स्लीपर में। नाउ अब हम रेल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सो एक जनरल रूल को अडॉप्ट करते हैं जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो रेशियो होता है वेट ऑफ द रेल इन टन्स में और लोकोमोटिव एक्सल लोड। सो इन दोनों का रेशियो होता है, वो कहलाता है हमारा रेल का सिलेक्शन, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, 1/510 के। सो जब हेड का वियर 5% से ज़्यादा बढ़ जाएगा टोटल जो वेट है हमारा रेल का, तो रेल को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। मीन्स ये जो हमारा हेड है, ऊपर का जो पोर्शन है, जब इसमें वियर ज़्यादा हो जाएगा 5% से ज़्यादा, इसके वेट के 5% से ज़्यादा, तो हमको ये रेल को रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू रेल के द्वारा। सो ये जो सिलेक्शन होता है ये रेशियो होता है वेट ऑफ द रेल इन टन का बाय लोकोमोटिव एक्सल लोड इन टन में, जो कि किसके इक्वल होता है 1/510 के। नाउ अब हम डिफरेंट जो रेल प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रेल लेंथ की, उसके बाद हम उनको ज्वाइन करते हैं। सो ज्वाइंट्स हमारे कई तरीके के हो सकते हैं ताकि वो रेल को ज्वाइन कर पाएँ। सो रेल ज्वाइंट्स आर नेसेसरी टू होल्ड टुगेदर द एडजॉइनिंग एंड ऑफ द रेल इन करेक्ट पोजीशन। सो रेल ज्वाइंट इसीलिए कहा जाता है ताकि ये रेल्स अच्छे से एक साथ रह पाएँ। पहला है हमारा सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। सो सपोर्टेड रेल ज्वाइंट में क्या किया जाता है, जब जो हमारी रेल एंड है, ये हमारा रेल एंड हो गया, ये एक दूसरा एंड हो गया, जब इन दोनों एंड के बीच में ये ज्वाइंट बच गया हमारा, सो यहाँ पे हम एक ज्वाइंट स्लीपर, मीन्स जहाँ पे ये दोनों रेल के सेक्शन एक ज्वाइंट स्लीपर के द्वारा कनेक्टेड होंगे, वो कहलाता है हमारा सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। मीन्स सपोर्टेड रेल ज्वाइंट में हम इसको ज्वाइंट करते हैं यूजिंग स्लीपर, जो कहलाता है ज्वाइंट स्लीपर। जहाँ पे ये दोनों रेल के सेक्शन ज्वाइन होंगे वहाँ पे हम एक स्लीपर को प्रोवाइड करते हैं इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, वो कहलाता है हमारा सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। स्लीपर के द्वारा हम इसको सपोर्ट करते हैं तो ये हो गया सपोर्टेड, और ये दोनों रेल के सेक्शंस ज्वाइन हो गए तो ये कहलाता है सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। तो ये हमारा रेल का एक सेक्शन, ये रेल सेक्शन, इसको हमने ज्वाइन किया। सो यहाँ पे एक स्लीपर प्लेस किया गया और ये हमारे डिफरेंट स्लीपर्स हैं जो कि आजू बाजू में रहते हैं, और जब ज्वाइंट में स्लीपर प्रोवाइड किया जाता है तो वो कहलाता है सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। सो यहाँ पे रेल के सेक्शन ज्वाइंट हैं यूजिंग स्लीपर। नेक्स्ट हमारा जो रेल ज्वाइंट है वो है सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट। मीन्स जब दो रेल को हमको ज्वाइन करना रहेगा, सो जब दो रेल को हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, मीन्स ये हमारा एक का रेल सेक्शन है, ये हमारा दूसरा रेल सेक्शन है। सो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हम ज्वाइंट के नीचे कोई भी सपोर्ट को प्लेस नहीं करते, और यहाँ हमारे स्लीपर्स होते हैं। ये हमारा रेल का सेक्शन हो गया, ये स्लीपर हो गया, और यहाँ पे जो रेल के एंड्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे और ये रेल ज्वाइंट हो जाएगा, तो वो कहलाता है हमारा सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट। सो जब भी रेल के एंड्स आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द स्लीपर, स्लीपर के बियॉन्ड, सो यहाँ हमारा स्लीपर प्लेस्ड है और ये जो ज्वाइंट है स्लीपर के बियॉन्ड है, ये कहलाता है हमारा शोल्डर स्लीपर, और ये जो ज्वाइंट है ये कहलाता है हमारा सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट। मीन्स ज्वाइंट के नीचे, ये हमारा जो ज्वाइंट है इसके नीचे हमने कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया। और सपोर्टेड रेल ज्वाइंट में हमने क्या किया था, जहाँ दो रेल का सेक्शन ज्वाइन हुआ था वहाँ हमने एक स्लीपर प्रोवाइड किया था। सो ये सपोर्टेड रेल ज्वाइंट था। लेकिन जब हम दो रेल सेक्शन के बीच इस तरीके से हम कुछ भी ज्वाइंट स्लीपर नहीं प्रोवाइड करते, मीन्स ये सस्पेंडेड रहता है और बाकी पोर्शन इस तरीके से रहता है, तो ये कहलाता है हमारा सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट। नेक्स्ट है हमारा ब्रिज रेल ज्वाइंट। सो जब भी हम दो रेल सेक्शन को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ताकि उसके नीचे हम एक मेटल प्लेट रख पाएँ। ये हमारी एक मेटल प्लेट है, ये इसीलिए प्लेस की गई है ताकि ये जो ज्वाइंट पोर्शन है इसको सपोर्ट कर पाए। सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए जब हम एक मेटल को प्लेस करते हैं तो ये जो हमारा ज्वाइंट है वो कहलाता है ब्रिज रेल ज्वाइंट। When rail ends are projected beyond the sleeper and they connected by a bridge plate, the joint is termed as bridge rail joint. नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रोमाइज ज्वाइंट। यहाँ पे जो दो डिफरेंट रेल के सेक्शन होते हैं उसको हम ज्वाइन करते हैं फिश प्लेट के द्वारा, तो जो ज्वाइंट होता है वो कहलाता है कॉम्प्रोमाइज ज्वाइंट। सो अगर हमारे पास दो डिफरेंट रेल सेक्शन है, एक हो गया हमारा 52 kg पर मीटर का रेल सेक्शन हो गया ये एक, और जो दूसरा मान लेते हैं हमारा हो गया
60 kg पर मीटर का रेल सेक्शन। सो जब हम दो अलग अलग रेल सेक्शन को ज्वाइन करते हैं एक फिश प्लेट के द्वारा, इस तरीके की जो प्लेट होती है वो फिश प्लेट कहलाती है, तो ये जो ज्वाइंट है ये कहलाता है कॉम्प्रोमाइज ज्वाइंट। सो जहाँ पे दो अलग अलग सेक्शन के रेल ज्वाइंट होंगे तो वहाँ पे जो ज्वाइंट कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा कॉम्प्रोमाइज ज्वाइंट। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट। सो जो दो रेल के बीच हमको एक जगह छोड़नी पड़ेगी ताकि समर सीजन में जब ये रेल एक्सपैंड हो तो यहाँ पे ये एक दूसरे से कोलैप्स नहीं हो, तो हम एक गैप को प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो सेक्शन होता है जॉइंट का, तो ये जब जॉइंट होता है ये कहलाता है एक्सपेंशन जॉइंट। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन एट द एंड जॉइंट्स ऑफ रेल, तो गैप इज प्रोवाइडेड। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज टर्म्ड एज एक्सपेंशन जॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा वेल्डेड जॉइंट। सो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है रेल सेक्शन में। सो जब हम दो अलग अलग रेल को लेके आएंगे और साइड में इसको वेल्डिंग कर देंगे और ज्वाइन कर लेंगे, मीन्स 12.8 मीटर की लेंथ ऑफ रेल को दो अलग अलग सेक्शन की इसको ला के वेल्डिंग करके ज्वाइन करेंगे, ये कहलाता है हमारा वेल्डेड ज्वाइन। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी फास्टनर्स और फिक्सर्स का यूज़ नहीं किया। मीन्स बाकी ज्वाइंट में क्या होता है, हमको फास्टनर्स और फिक्सर्स का यूज़ करना पड़ता है डिफरेंट रेल सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए वो एक वीकर सेक्शन हो जाता है। मगर यहाँ पे हमने डायरेक्ट वेल्डिंग कर ली, मीन्स उसको एज अ सिंगल हमने कंबाइन कर लिया, तो इसीलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सो वेल्डेड ज्वाइंट में एक कंसेप्ट और है हमारा लॉन्ग वेल्डेड रेल। ये वो वेल्डेड रेल होता है जिसमें जो हमारा सेंट्रल पोर्शन होता है वो अंडरगो नहीं करता कोई भी लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। अगर टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन आता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो हमारा जो रेल का सेंट्रल पोर्शन है वो अंडरगो नहीं करेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। सो ये हमारा लॉन्ग वेल्डेड रेल, जब हमने बहुत बड़ी रेल के सेक्शन को वेल्ड कर लिया, मीन्स लेंथ बहुत बड़ी है, सो ये हमारी लॉन्ग वेल्डेड रेल हो गई, LWR हो गई। सो यहाँ पे स्लीपर्स इसके नीचे प्रोवाइडेड रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पीछे का पोर्शन होता है ये हमारा सेंट्रल पोर्शन हो गया लॉन्ग वेल्डेड रेल का। सो ये यहाँ पे एक सेंट्रल पोर्शन ऐसा होता है, यहाँ पे जो स्लीपर प्लेस होते हैं यहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता टेम्परेचर चेंज के वजह से। सो ये जो हमारा सेक्शन है सेंट्रल पोर्शन, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो हमारा साइड का जो पोर्शन है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों होता है। सो लॉन्ग वेल्डेड रेल में, सो लॉन्ग वेल्डेड रेल का वो पोर्शन जहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स लास्ट वाला पोर्शन, ये कहलाता है हमारा ब्रीदिंग लेंथ। और ये जो पूरा हमारा रेल सेक्शन है जिसमें कुछ पोर्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, कुछ पोर्शन नहीं शो करता। सेंट्रल पोर्शन नहीं शो करता कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, लेकिन जो एंड्स के पोर्शन है वो शो करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा लॉन्ग वेल्डेड रेल। जो हमारी ब्रीदिंग लेंथ है वो हमारी मिनिमम लेंथ ऑफ रेल है जो कि रिक्वायर्ड की जाती है एक एंड ऑफ द ट्रैक में, ताकि वो जो रेल है वेल्डेड पोर्शन का कोई भी थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो कर पाए। ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है हमारा ब्रीदिंग लेंथ। सो ये जो हमारी लेंथ होती है ये ब्रीथ कर पाती है, मीन्स ये सब्जेक्टेड होती है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। सो ब्रीदिंग लेंथ इज अ मिनिमम लेंथ ऑफ रेल रिक्वायर्ड टू बी वेल्डेड एट द एंड ऑफ ट्रैक, सो द पोर्शन ऑफ रेल बिटवीन वेल्डेड रेल डज नॉट अंडरगो एनी थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। दिस लेंथ सब्जेक्ट टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ रेल। सो रेल में कितने टाइप्स के डिफेक्ट दिखाई देते हैं। सो फर्स्ट है हमारा कोरुगेटेड और रोरिंग रेल्स। सो जब रेल के ऊपर, मीन्स ये हमारा रेल का सेक्शन हो गया, सो जब इसके ऊपर माइन्यूट डिप्रेशन होंगे रेल के सरफेस के ऊपर, सो ये जनरली कहाँ पे होता है, जहाँ पे ब्रेक अप्लाई की जाती है और जहाँ पे ट्रेन स्टार्ट होती है। सो ये माइन्यूट डिप्रेशन जो है वो हमारा डिफेक्ट होता है रेल सेक्शन का। सो ये कहलाता है कोरुगेटेड और रोरिंग रेल्स। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा किंग्स इन रेल। सो ये कब होता है, जब दो रेल के जो सेक्शन होते हैं जॉइंट के वो थोड़ा सा लैटरल पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं लूज पैकिंग की वजह से और अनइवन वियर आता है, तो ये स्लाइटली जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये कहलाता है किंग्स इन रेल। नेक्स्ट है हमारा हॉगिंग और हॉग्ड रेल। सो जब भी रेल का जो हेड है वो बेंड डाउन हो जाएगा ड्यू टू द इम्पैक्ट एक्शन ऑफ रेल। सो हॉग्ड रेल में क्या होता है, ये हमारा एक रेल सेक्शन है, ये हमारा दूसरा रेल सेक्शन है। सो जब इसके ऊपर से ट्रेन चलेगी तो जो उसका व्हील रहेगा
वो यहाँ पे एक इम्पैक्ट लोड जनरेट करेगा। सो ये जो इम्पैक्ट लोड है को हम जब रिजॉल्व करेंगे दो वर्टिकल कंपोनेंट्स में, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो कोशिश करेगा ये जो रेल सेक्शन है ये बेंड हो जाए। सो ये कहलाता है हॉगिंग ऑफ रेल, और ये आगे वाले पोर्शन को आगे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा ये कंपोनेंट। सो ये कहलाता है क्रीप। सो नेक्स्ट है हमारा बकलिंग ऑफ रेल। सो ये डिफेक्ट कब दिखाई देता है? जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, मीन्स स्पेशली समर के केस में। सो अगर हमने सस्पेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं किया, मीन्स ये जो दो हमारे रेल के सेक्शन है वहाँ पे हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्लेस नहीं छोड़ी, तो ये जो हमारा रेल का सेक्शन है वो इस तरीके से आउटवर्ड्स बेंड हो जाएगा, ये इस तरीके से। सो ये कहलाता है बकलिंग ऑफ रेल, जब हमने प्रॉपर सस्पेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं किया फॉर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए। सो दिस ऑकर ड्यू टू टेम्परेचर स्पेशली इन समर व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट गैप बिटवीन द टू एंड जॉइंट्स। सो यहाँ पे जब गैप नहीं होगा तब रेल की बकलिंग होगी, वो कहलाता है हमारा बकलिंग ऑफ रेल। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ वियर ऑन रेल्स। सो किस तरीके के वियर को हम देख सकते हैं रेल्स के ऊपर। सो एक है हमारा व्हील बर्न। सो जो रेल का जो इंजन है आगे वाला पोर्शन, ये काफ़ी हीट जनरेट करता है जब रेलवे ट्रैक के ऊपर से ये जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो रेल का सेक्शन है वो भी स्टील का है और ये जो व्हील्स हैं वो भी स्टील के हैं। तो यहाँ पे जब हैवी हीट जनरेट होगा तो ये जो हमारा रेल सेक्शन है वो अफेक्ट होगा। सो उस वजह से यहाँ पे व्हील बर्न होगा। So wheel burn are caused by slipping of the driving wheel of locomotive on rail surface. As a consequence, extra heat generated and surface of rail get affected. So ये जो हमारा रेल का ऊपर का सरफेस है वो जब अफेक्ट हो जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा व्हील बर्न। नाउ इसके वजह से हमारे रेल्स के कुछ फेलियर हम देख सकते हैं। सो पहला है हमारा क्रश्ड हेड। सो इसमें क्या होता है, जहाँ पे जो दो रेल के सेक्शन जॉइंट होते हैं वहाँ पे हम क्रशिंग देखेंगे। मींस यहाँ पे ये मटेरियल जो है वो निकल गया रहता है, बाहर आ गया रहता है। स्टील का जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन होते हैं वो निकल जाते हैं। सो क्रशिंग हो जाती है वहाँ पे बेसिकली। सो जो हेड ऑफ द रेल है वो क्रश हो जाता है ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द व्हील। सो जब इसके ऊपर से व्हील ज़्यादा चलने लगती है, यहाँ पे जब प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता तो ये जो हेड्स हैं वो थोड़े से बाहर उखड़ आ सकते हैं, वो कहलाता है हमारा क्रश्ड हेड। सो डिफेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, या मैन्युफैक्चरर ने कोई डिफेक्ट किया है इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर और एंगुलर ब्रेक। सो जब पूरी रेल जो है, ये हमारा रेल का सेक्शन हो गया। सो ये जब पूरी सेक्शन ब्रेक हो जाएगी या तो वर्टिकली या इंक्लाइंड। सो जब हेड, वेब और फुट पूरे तरीके से ये ब्रेक हो जाएंगे वो कहलाता है हमारा स्क्वायर और एंगुलर ब्रेक। सो इसमें क्या होता है, जो रेल ब्रेक होता है आइदर इन वर्टिकल प्लेन और इन इंक्लाइंड प्लेन। सो जो रेल है वो सीधा भी ब्रेक हो सकता है या इंक्लाइंड में भी ब्रेक हो सकता है रेल का सेक्शन। सो जो हमारा स्टील का सेक्शन होता है इसको हम बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जो कि होता है ओपन हार्ट या डुप्लेक्स प्रोसेस होता है। सो जब इसको प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती, सो जब ये स्टील को हम बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जब अगर कोई कैविटी रह जाएगी, मीन्स कोई गैप रह जाएगा, तो क्या होगा, तो जब ट्रेन इसके ऊपर चलेगी तो वो लोड को उठा नहीं पाएगा ये स्टील का सेक्शन। तो ये जो हेड पोर्शन है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। सो ये कहलाएगा हमारा स्प्लिट हेड। सो ये फेलियर कहाँ पे होता है, हेड में होता है। सो यहाँ पे जो हेड है रेल का वो स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट्स में। दिस इज ड्यू टू द कैविटी फॉर्म्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मेटल बीइंग नॉट क्लोजली वेल्डेड टुगेदर। या तो मेटल श्रिंक हो जाएगा क्योंकि उसमें वेल्डिंग प्रॉपरली नहीं हुई थी, तो जो ऊपर का पोर्शन है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रेल का जो फेलियर है वो है स्प्लिट वेब। सो यहाँ पे जो वेब पोर्शन है वो स्प्लिट हो जाएगा, ये हमारा वेब होता है। सो यहाँ पे जब क्रैक आ जाएंगे वेब में, सो जब ये वेब पोर्शन हमारा स्प्लिट हो जाएगा दो अलग अलग पार्ट्स में, तो वो कहलाएगा हमारा स्प्लिट वेब। दिस इज थ्रो क्रैक इन द वेब, जब वेब में क्रैक आ जाएगा, दो नॉट नेसेसरली रन थ्रू बोल्ट्स। नेक्स्ट हमारा फेलियर है रेल का हॉरिजॉन्टल फिशर।
सो जब छोटे छोटे क्रैक आ जाएंगे हेड में, वो कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर्स। सो ये हमारा रेल का सेक्शन है, जब इसके ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाएंगे ऊपर पे, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल फिशर्स। दीज आर डेवलप्ड इन द रेल हेड, दे आर मोर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर एंड डेवलप ग्रेजुअली। नेक्स्ट है हमारा स्लीपर्स। सो जो भी मेंबर्स लेड किए जाते हैं ट्रांसफर्स में रेल्स के नीचे, मीन्स ये हमारा रेल का सेक्शन हो गया। सो ये रेल्स को प्रॉपरली प्लेस किया जाता है स्लीपर्स के ऊपर, है ना, ये हमारा स्लीपर्स होते हैं। सो ये ट्रांसफर्स टू द रेल प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये रेल्स को सपोर्ट कर पाए और लोड को ट्रांसफ़र कर पाए। रेल्स टू बलास्ट, फिर ये जो लोड है ये ट्रांसफ़र करते हैं बलास्ट के ऊपर, ये कहलाते हैं हमारे स्लीपर्स। सो फंक्शन क्या होता है स्लीपर का, ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम रेल को प्रॉपरली प्रेस कर सकें और ये रोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और ये इसलिए भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो दो रेल्स है वो एक प्रॉपर लेवल को मेंटेन कर पाए, मीन्स जो गेज डिस्टेंस है वो मेंटेन हो पाए, इसीलिए हम एक स्लीपर को प्रोवाइड करते हैं। और ताकि ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और ये एक एज ए इलास्टिक मीडियम एक्ट करता है। सो टू सपोर्ट द रेल फर्मली एंड इवनली, टू कीप टू रेल्स एट करेक्ट गेज एंड लेवल, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू बलास्ट एंड टू एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम। सो इसलिए हम स्लीपर्स को प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्लीपर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट है हमारा वुडन स्लीपर। सो जो वुडन स्लीपर्स हैं उसमें ब्रॉड गेज की जो डायमेंशन है वो होती है 275 × 25 × 13 सेंटीमीटर। सो ये बेस्ट स्लीपर होते हैं, इनकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है और इसको हम इजीली ले कर सकते हैं। सो कॉमनली यूज्ड जो हमारे वुडन स्लीपर हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला है साल, दूसरा है टीक। सो जो जनरली टिम्बर स्लीपर होते हैं उनकी जो डिज़ाइन लाइफ होती है वो कम होती है, जैसे कि 12 से 15 साल। इसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती। सो टिम्बर को ज़्यादा लंबे तक यूज़ करने के लिए हम ऑयल को ऊपर से प्लेस करते हैं, ऑयल को अप्लाई करते हैं। तो क्रियोसॉल्ट ऑयल है वो अप्लाई किया जाता है वुडन स्लीपर के ऊपर। सो जब हम वुडन स्लीपर को यूज़ करते हैं तो उसकी हमको स्ट्रेंथ देखनी रहेगी। सो हम वुडन स्लीपर की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं एक इंडेक्स के द्वारा, जो कि होता है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। सो ये यूज़ किया जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर को देखने के लिए। सो मिनिमम CSI है जो ट्रैक स्लीपर का वो 783 होना चाहिए, क्रॉसिंग स्लीपर का 1352 होना चाहिए और ब्रिज स्लीपर का 1455 होना चाहिए। सो CSI जो होता है यानी कि कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स वो होता है S+10H/20 के इक्वल, जहाँ पे S है स्ट्रेंथ इंडेक्स और H होता है हार्डनेस इंडेक्स। सो हार्डनेस को हम मेजर करते हैं 12% मॉइस्चर कंटेंट में। सो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स से हम स्ट्रेंथ और हार्डनेस देखते हैं टिम्बर की। सो स्ट्रेंथ और हार्डनेस देखने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जो कि होता है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। सो जो मिनिमम CSI होना चाहिए ट्रैक स्लीपर के लिए वो 783 होना चाहिए और क्रॉसिंग स्लीपर के लिए 1352 होना चाहिए और ब्रिज स्लीपर के लिए ये वैल्यू 1455 होना चाहिए। और ये हम मेजर करते हैं जब 12% मॉइस्चर कंटेंट होता है, बाकी के मॉइस्चर कंटेंट को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टील स्लीपर। सो जो स्टील के स्लीपर्स होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है। सो इसकी लाइफ स्पैन होता है 35 to 50 ईयर्स। सो जनरली ये लाइट इन वेट होते हैं तो इनकी जो हैंडलिंग है वो इजी होती है और इसमें क्या होता है ये रेजिस्टेंट होते हैं अटैक ऑफ वर्मिन और फायर के। मीन्स इनमें जो स्टील स्लीपर होते हैं उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते, बट वुडन स्लीपर्स में लग सकते हैं और इसमें फायर के भी चांसेस नहीं होते और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। मीन्स जब मटेरियल डिटोरिएट हो जाएगा तो उसकी कुछ वैल्यू हमको मिल जाती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि ये स्टील का है तो इसमें कोरोशन हो सकता है। सो इसीलिए कोरोशन की वजह से जो सिग्नलिंग है जो ट्रैक के ऊपर जाएगी वो गलत जा सकती है कोरोशन की वजह से। इसीलिए इसको हम ट्रैक सर्किटिंग के लिए यूज़ नहीं करते। ट्रैक सर्किटिंग के लिए हम वुडन स्लीपर को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कोरोशन की वजह से गलत सिग्नल जा सकता है और इसमें ज़्यादा फास्टनर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। सो रेल जब अपना ट्रैक चेंज करती है तो वो कहलाता है ट्रैक सर्किटिंग। नेक्स्ट है हमारा कास्ट आयरन स्लीपर्स। सो ये जो स्लीपर्स होते हैं ये स्टील स्लीपर से भी ज़्यादा अच्छे इनकी लाइफ स्पैन होती है। सो इनकी लाइफ स्पैन 60 ईयर्स होती है और स्टील की 35 to 50 ईयर। सो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं CI स्लीपर।
सो ये प्रिवेंट करते हैं रेल को क्रीप से, और ये रेजिस्टेंट होते हैं वर्मिन अटैक के द्वारा। अबाउट 45% ये रेजिस्टेंट होते हैं, और जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होता है और स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है। सो जनरली जो हमारे इंडियन रेलवेज हैं वो CST 9 को यूज़ करते हैं, जो कि है हमारा सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल टेस्ट। सो इसमें क्या होता है, CST 9 में एक क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है स्लीपर का। पहले एक टेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी चीज़ें चेंज करके दूसरा टेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी चीज़ें चेंज करके तीसरा टेस्ट करते हैं। सो इस तरीके से 9 टेस्ट करते हैं। सो इस तरीके से जो 9th टेस्ट था उसके रिजल्ट हमको बेस्ट मिले, इसीलिए हम CST 9 स्लीपर को यूज़ करते हैं। सो अबाउट 45% जो हमारे रेलवे ट्रैक हैं उसमें CST 9 लगाया गया है। सो जो इसके जो शेप है जनरली 2 शेप का होता है। पहला है पॉट शेप का और दूसरा होता है प्लेट शेप कास्ट आयरन स्लीपर। सो नेक्स्ट हमारा कंक्रीट स्लीपर। ये स्लीपर इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनकी मास हैवियर होता है। सो इसमें क्या होता है, हैवियर मास की वजह से ये ट्रैक मॉड्यूलस ज़्यादा शो करते हैं। सो इसकी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होती है क्योंकि ये हाई स्ट्रेसेस को भी रेजिस्ट कर पाते हैं। और ये जो कंक्रीट स्लीपर होते हैं इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है गेज को मेंटेन करने के लिए, और ये सुटेबल होते हैं ट्रैक सर्किटिंग के लिए। सो इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और ये फ्री होते हैं फायर हैजार्ड से, मीन्स इसमें आग लगने के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लीपर डेंसिटी। सो ये हमारा शो करता है हम पर्टिकुलर रेल लेंथ में, एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो ये होता है स्लीपर डेंसिटी, मीन्स हम कितने स्लीपर्स को प्रोवाइड करेंगे एक रेल लेंथ के ऊपर, पर्टिकुलर रेल लेंथ के ऊपर। ये जनरली दिया जाता है n+x के द्वारा, जहाँ पे n है हमारा रेल की लेंथ और x जो है वो वेरी करता है हमारा 3 to 7। सो मान लेते हैं जो हमारा ब्रॉड गेज ट्रैक है, सो उसकी जो रेल लेंथ क्या होती है 12.8 मीटर। सो मान लेते हैं अगर x 3 है तो n+x क्या हो जाएगा 12.8 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 15.8। सो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली 16 के इक्वल हो जाएगा। सो स्लीपर डेंसिटी हमारी 16 हो गई, मतलब एक रेल लेंथ में हम 16 स्लीपर्स यहाँ पे प्लेस करेंगे। 16 हमारे यहाँ स्लीपर रखेंगे एक रेल लेंथ के ऊपर। ये हमारी स्लीपर डेंसिटी होती है, ये हमारे स्लीपर्स हैं। और 1 रेल लेंथ का मतलब क्या होता है, 12.8 मीटर की रेल लेंथ के ऊपर कितने स्लीपर्स हम प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे 16 स्लीपर्स लगेंगे। सो जो हमारा बलास्ट होता है ये लेयर होता है ब्रोकन स्टोन्स, ग्रेवल और मुरुम का, और जो हमारे दूसरे ग्रिटी मटेरियल होते हैं, और ये प्लेस किया जाता है स्लीपर्स के नीचे ताकि जो लोड है हमारे स्लीपर का वो नीचे ट्रांसफ़र हो पाए। सो बलास्ट का काम क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को स्लीपर्स का नीचे, जो स्लीपर्स के ऊपर लोड आता है उसको ट्रांसफ़र करता है नीचे बलास्ट। और ये जो स्लीपर है उनको प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करके रखता है ताकि जब ट्रेन स्लीपर के ऊपर से जाए तो वो प्रॉपर पोजीशन में प्लेस हो। और जो बलास्ट होता है वो इलास्टिसिटी और रेजिलेंस देता है ट्रैक को। और ये जो बलास्ट होता है ये ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज रह पाए ट्रैक के ऊपर और स्लीपर्स ड्राई कंडीशन में रहें, तो इसीलिए भी हम बलास्ट को प्रोवाइड करते हैं। सो बलास्ट क्या होगा, अगर हम इस तरीके से स्मॉल ब्रोकन स्टोन्स को रखेंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो इसमें से प्रॉपरली ड्रेन हो जाएगा, तो प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से भी हम बलास्ट को प्रोवाइड करते हैं। सो जनरली यूनिवर्सली हम 50 mm साइज़ के बलास्ट को प्लेस किया जाता है स्लीपर के नीचे। और पॉइंट और क्रॉसिंग के टाइम क्या होता है, जो बलास्ट का साइज़ होता है वो 25 mm होता है ताकि बेटर कॉम्पैक्शन हो पाए। सो हर स्लीपर के लिए जो मिनिमम साइज़ ऑफ बलास्ट है वो 50 mm यूज़ किया जाता है, और पॉइंट और क्रॉसिंग की जगह पे जो बलास्ट का साइज़ है वो 25 mm यूज़ किया जाता है। नाउ यहाँ पे एक कंसेप्ट है डी मिनिमम का, मीन्स कितने डेप्थ तक हम बलास्ट को प्रोवाइड करते हैं मिनिमम। सो मान लेते हैं ये हमारा रेलवे ट्रैक हो गया, ये हमारा स्लीपर हो गया, राइट। सो ये जो स्लीपर है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो s है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्लीपर के बीच का। और ये जो स्लीपर की जो विड्थ है ये w है,
सो हमको इसके नीचे कितना बलास्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि ये जो लोड है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। सो ये दिया जाता है डी मिनिमम के द्वारा, कितना हम डेप्थ देंगे बलास्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेलवे फास्टनिंग एंड फिक्सर्स। सो फास्टनिंग क्या होते हैं? ये वो चीज़ें होती हैं जो रेल को स्लीपर से कनेक्ट करते हैं, ये होता है हमारा फास्टनिंग। और फिक्सर्स क्या होते हैं? जो एक रेल को दूसरी रेल से कनेक्ट करते हैं, वो कहलाता है हमारा फिक्सर्स। सो यहाँ पे हमारे डिफरेंट फास्टनिंग और फिक्सर्स हैं। सो फर्स्ट है हमारा फिश प्लेट्स। सो ये यूज़ किए जाते हैं रेल जॉइंट्स में। सो ये हमारा एक रेल का जॉइंट है, ये हमारा दूसरा रेल है। सो इसको जॉइंट करने के लिए हम एक फ़िश प्लेट का यूज़ करते हैं। ये फ़िश प्लेट होता है और ये फ़िश बोल्ट होता है। सो इसका फंक्शन ये होता है, ये रेल को प्रॉपर पोजीशन में रख सकता है ताकि जो रेल है हमारा ना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव हो पाए ना वर्टिकल पोजीशन से हिल पाए। सो ये जो बोल्ट्स होते हैं, मिनिमम बोल्ट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं फिश प्लेट में, वो जनरली 4 होते हैं। सो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट को प्रिवेंट करती हैं फिश प्लेट। सो 2 रेल के सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए फिश प्लेट का यूज़ किया जाता है। सो जनरली इसकी लेंथ होती है 610 mm to 410 mm और डायमीटर होता है फिश बोल्ट का 20 to 27 mm। नेक्स्ट है हमारा स्पाइक्स। सो जो स्पाइक्स होते हैं वो रेल और स्लीपर्स को होल्ड करते हैं। सो ये हमारा रेल का सेक्शन हो गया और ये हमारा स्लीपर हो गया। सो यहाँ पे ये जो कील प्रोवाइड की जाती है, इसको प्लेस करने के लिए एक प्लेट होती है, बियरिंग प्लेट, और ये कील से प्रॉपरली प्लेस होते हैं। सो ये हमारा जो कील है ये कहलाती है स्पाइक। ये जनरली डॉग स्पाइक हो सकती है, राउंड स्पाइक हो सकती है, स्क्रू स्पाइक भी हो सकती है। सो spikes are used to hold the rail to the wooden sleeper. For holding flat-footed rail on wooden sleeper, dog spikes are used. Commonly used spike are dog spike, round spike and screw spike. और जो bearing plate है वो यूज़ किए जाते हैं for fixing wooden sleeper to rails. So ये जो plate होती है, इसके नीचे हम एक plate provide करते हैं, उसके बाद ये स्लीपर को ज्वाइन किया जाता है। सो ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम फिक्स कर सकें वुडन स्लीपर को रेल से। सो एक प्लेट का हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम ये कील प्लेस करते हैं। सो चेयर और कीज जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे रेल के जो सेक्शन है, रेल का सेक्शन डबल हेडेड भी हो सकता है, बुल हेडेड भी हो सकता है। सो उसको प्रॉपरली होल्ड करने के लिए हम चेयर का यूज़ करते हैं। ये रेल का सेक्शन है, सो यहाँ पे ये चेयर होगा, इसको प्रॉपरली प्लेस करने के लिए ये की होगी, चेयर और की का यूज़ करते हैं। सो जो कीज होते हैं वो वुड और मेटल के भी हो सकते हैं, और जो शेप होता है रेल वुडन कीज का वो जनरली स्ट्रेट होता है। रेल सेक्शन को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 वेज कीज। सो ये जो 2 वे की होती है ये स्लीपर और रेल को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए यूज़ की जाती है, 2 वे कीज। सो दीज आर यूनिवर्सली यूज्ड फॉर फिक्सिंग थ्रफ स्लीपर, पॉट स्लीपर एंड CST 9 स्लीपर। हमारे स्लीपर और रेल को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए 2 वे कीज यूज़ करते हैं, और एक CST 9 स्लीपर को दूसरे CST 9 स्लीपर से जोड़ने रखने के लिए एक बार यूज़ की जाती है, वो कहलाती है हमारी टाई बार। ये बार, ये हमारा एक स्लीपर है और इसके ऊपर रेल प्लेस है, इसको प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए ये बार यूज़ की जाती है जो कि होती है टाई बार्स। सो एक स्लीपर को दूसरे स्लीपर से जोड़ने के लिए टाई बार का यूज़ करते हैं, और टाई बार और स्लीपर के बीच में एक अलग से अरेंजमेंट होती है, ये कहलाती है क्वार्टर्स। फिक्सिंग टाई बार्स टू कास्ट आयरन स्लीपर, तो ये स्लीपर और टाई बार को ज्वाइन करने के लिए एक फिक्सिंग यूज़ की जाती है जो कि होती है क्वार्टर्स। सो जो क्वार्टर्स 2 वे कीज और टाई बार होती हैं वो यूज़ की जाती हैं CST 9 स्लीपर में। सो नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक रेल क्लिप। सो ये इस तरीके का क्लिप होता है जो कि यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक और स्लीपर्स के साइड में, ताकि वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्ब कर पाए और इलास्टिसिटी को प्रोवाइड कर पाए। सो इसको हम फिक्स कर सकते हैं कोई भी स्लीपर में, या कि वुडन हो सकती है, स्टील हो सकती है, कास्ट आयरन या कंक्रीट स्लीपर हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ बेस प्लेट। इसको हम पेंड्रॉल क्लिप भी बोलते हैं। ये इलास्टिक फास्टनिंग है जो कि यूज़ की जाती है इंडियन रेलवे में। ये फिक्स होती है वुडन, स्टील और कास्ट आयरन कंक्रीट स्लीपर में विद द हेल्प ऑफ बेस प्लेट। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक मॉड्यूलस।
सो जो ओवरऑल इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्रैक की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रैक मॉड्यूलस के द्वारा, जो कि डिनोट किया जाता है म्यू के द्वारा। ये होता है लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। सो लोड हमारा केजी में होता है और जो लेंथ है हमारा सेंटीमीटर में है और डिफ्लेक्शन हमारा सेंटीमीटर में आएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ट्रैक मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द लोड पर यूनिट लेंथ टू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इन ट्रैक। कितना लोड हम लगाएंगे ताकि यूनिट लेंथ में, ताकि यूनिट डिफॉर्मेशन हो ट्रैक में, ये डिनोट किया जाता है म्यू के द्वारा। सो हम नहीं चाहते कि पी लोड के वजह से हमारा जो ट्रैक है वो परमानेंट सेटल हो जाए। सो कितना लोड हम लगाएं कि यूनिट लेंथ में ताकि यूनिट डिफॉर्मेशन हो। सो हम नहीं चाहते कि हमारा जो ट्रैक है वो परमानेंट सेटल हो जाए पी लोड के वजह से। सो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा लोड भी लगाऊँ तो 1 यूनिट डिफॉर्मेशन आए। तो मैं यहाँ पे ट्रैक मॉड्यूलस को बढ़ा कैसे सकती हूँ? सो कैसे मैं ट्रैक की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हूँ? सो ट्रैक मॉड्यूलस की जब मैं बात करती हूँ तब मैं सारे कंपोनेंट को इंक्लूड कर देती हूँ, रेल, स्लीपर, बलास्ट, सबग्रेड। सो अगर मेरे को ट्रैक मॉड्यूलस बढ़ाना है तो मेरे को ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का स्लीपर प्रोवाइड करना पड़ेगा और ज़्यादा स्लीपर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और जो डेप्थ है हमारी बलास्ट कुशन की वो ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो अगर मैं ट्रैक मॉड्यूलस बढ़ाना चाहती हूँ तो नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रीप ऑफ रेल। सो क्रीप क्या होता है? ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर। सो ये हमारे डिफरेंट रेल के सेक्शन हो गए जो कि ज्वाइन किए जाते हैं जॉइंट में। सो ये जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन थोड़ा आगे खिसक जाते हैं, इसमें लेंथ नहीं बढ़ती लेकिन मूवमेंट हो जाता है थोड़ा सा आगे, ये जो रेल सेक्शन है आगे चले जाते हैं इस तरीके से। ये रेल थोड़ी सी यहाँ चली गई और ये रेल सेक्शन यहीं रहेगा और ये रेल सेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गैप है ज़्यादा हो जाएगा एक बार और एक बार कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो जाएगा रेल का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो समय के साथ जब रेल थोड़ी सी आगे चली जाती है वो कहलाता है क्रीप ऑफ रेल। So it is the longitudinal movement of rail with respect to sleeper. It is common to all the railway track which may vary from few mm to centimeter. So ये vary कर सकता है mm to centimeter के रेंज में, mm से लेके सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये कम भी longitudinal movement हो सकता है और ज़्यादा का भी longitudinal movement हो सकता है। Now creep is indicated by opening और closing of joint. So यहाँ पे creep कैसे हम देख सकते हैं? joint या तो open हो जाएंगे या तो पूरे क्लोज हो जाएंगे joints. Now creep of rail can be understand by following theories. So अगर हमको देखना है creep कितना हुआ तो डिफरेंट theories है हमारी जिससे हम creep को समझ सकते हैं। पहला है wave action theory, सेकेंड है percussion theory, थर्ड है drag theory. So इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। नाउ जो हमारा मैक्सिमम परमिसेबल क्रीप है ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक, मीन्स कितना हम परमिट कर सकते हैं ब्रॉड गेज में, वो होता है 150 mm। फर्स्ट है हमारी वेव एक्शन थ्योरी। सो इसमें क्या होता है, जो रेल का सेक्शन होता है, मीन्स हमारी रेल इस तरीके से होता है तो उसमें क्या होता है, कर्व फॉर्म हो जाता है इस तरीके से, छोटे छोटे कर्व्स फॉर्म्ड हो जाते हैं क्योंकि जो रेल के जो व्हील्स हैं वो इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे एक कर्व जनरेट हो जाता है। सो ये जो व्हील है ट्रेन का वो एक प्रेशर कॉज कर रहा है। सो यहाँ पे इस तरीके से वेव बन जाती है, फिर ये इस तरीके से ट्रेन का व्हील जा रहा है, फिर धीरे धीरे यहाँ इस तरीके से राइज हो रहा है तो यहाँ पे एक वेव फॉर्म्ड हो जाती है। सो इस तरीके से छोटी छोटी वर्टिकल वेव्स बनती जा रही है जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। सो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स कई सालों के बाद क्या होगा, ये जो वेव होंगी ये ट्रेन को पुश करेंगी आगे जाने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दिस वेव ट्रेन जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। नाउ the wheels of a moving train create a vertical reverse curve in the rails ahead of them. The wheels push the wave forward, causing the rail to move in the direction of traffic. The wave motion tend to move rail forward with movement of train. Next theory है percussion theory. So इसमें क्या होता है, जब दो रेल के सेक्शन हैं, इस तरीके से हमारे दो रेल के सेक्शन हैं, तो जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे जब रेल का व्हील जाएगा तो वहाँ पे एक इम्पैक्ट लोड क्रिएट होगा। मान लेते हैं ये P है
और वर्टिकल की वजह से क्या हो रही थी, हॉगिंग हो रही थी। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके वजह से क्रीप हो रहा था। सो जब भी ट्रेन का व्हील जॉइंट पे आता है ना, तो वो आगे वाली रेल को आगे शिफ्ट करता है। सो परक्यूशन थ्योरी ने ये बोला कि ये होता है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट एक्शन ऑफ द व्हील के इम्पैक्ट एक्शन की वजह से ये आगे जाता है। सो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट क्रीप इज ड्यू टू द impact of wheel at the rail end ahead at joints. Creep is encouraged by loose fish plate, worn fish plate, wide expansion gap. So creep हम कब ज़्यादा देख सकते हैं, अगर फिश प्लेट प्रॉपर नहीं लगी है, मीन्स जो हमारे मटेरियल्स है फास्टनिंग और फिक्सचर्स वो अच्छे से नहीं लगे हैं, तो क्रीप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वर्न आउट फिश प्लेट है, वाइड एक्सपेंशन गैप है, मीन्स गैप ज़्यादा है, तो भी हम क्रीप को देख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी ड्रैग थ्योरी। सो जो हमारा ट्रेन होता है, ट्रेन का लोकोमोटिव होता है, इस तरीके से जो इंजन है हमारा, इसका ये जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं, जो ड्राइविंग व्हील होते हैं यहाँ पे, ये एक बैकवर्ड थ्रस्ट कॉज करते हैं, पीछे की तरफ थ्रस्ट जाता है, ये पीछे की तरफ जनरेट करेंगे। और इससे जो वैगन्स अटैच होंगे, ये वैगन्स हो गए। सो यहाँ के जो व्हील्स होंगे वो एक फॉरवर्ड थ्रस्ट क्रिएट करेंगे इस तरीके से। तो जब भी ये जो हमारी ट्रेन होती है इसमें ये वैगन्स ज़्यादा होते हैं, राइट। तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारा फॉरवर्ड थ्रस्ट है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द बैकवर्ड थ्रस्ट। सो उस वजह से क्या होता है, क्रीप कॉज होता है। सो रेल्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं। सो ट्रेन्स जिस डायरेक्शन में ज़्यादा चलेंगी उस डायरेक्शन में ज़्यादा क्रीप देखने को मिलेगा। सो ड्रैग थ्योरी इज अ थ्योरी इन रेलवे इंजीनियरिंग दैट एक्सप्लेन्स हाउ द बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ अ लोकोमोटिव ड्राइविंग व्हील्स एंड द फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द रिमेनिंग व्हील्स एंड वैगन्स कॉज द रेल टू मूव लॉन्गिट्यूडनली इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक विच इज नोन एज क्रीप। सो हम क्रीप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम क्रीप को अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग क्रीप एंकर्स। और हमारा जो इंडियन रेलवेज है वो ये बोलता है कि क्रीप जो है वो 150 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ कर्व। सो जो कर्व होता है हम उसको कैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं, या तो हम उसको रेडियस से डेजिग्नेट कर सकते हैं या तो हम उसको डिग्री से डेजिग्नेट कर सकते हैं, राइट। सो क्या है, जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व है और जो मिनिमम रेडियस है इंडियन रेलवे का वो स्पेसिफाइड है, मीन्स इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो हमको पता है आर किसके इक्वल होता है, 1750 बाई डी के। सो आर रेडियस है, डी डिग्री है। सो रेडियस गिवन है तो डिग्री फाइंड कर सकते हैं, और डिग्री गिवन है तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो रेलवे में हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। सो इंडियन रेलवेज ने ये बोला कि हम बहुत ज़्यादा शार्प कर्व नहीं दे सकते हैं। सो कितने डिग्री के कर्व आप अलाउ कर सकते हो। सो ब्रॉड गेज है तो 10 डिग्री का, मीटर गेज है तो 16 डिग्री, नैरो गेज है तो 40 डिग्री। सो ये मैक्सिमम 10 डिग्री का कर्व होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम 10 पुट करेंगे तो रेडियस यहाँ पे आ जाएगा। सो रेडियस होना चाहिए 175 मीटर ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए 109 मीटर, नैरो गेज के लिए 44 मीटर। सो ये रिलेशन भी आप याद कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर एलिवेशन और कैंट। सुपर एलिवेशन को हम कैंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, सो बेसिकली ये एक एलिवेशन होता है, मींस जो हमारे आउटर रेल्स हैं और इनर रेल्स हैं उनमें हम एक एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। मींस जो बाहर की रेल्स हैं उनको हम थोड़ा उठा के बनाते हैं एज कम्पेयर टू द इनर रेल। सो ये जब हम एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं रेल्स में, वो कहलाता है हमारा कैंट, यानी कि सुपर एलिवेशन। So it is the elevation provided to the outer rail with respect to the inner rail at the circular curve to counteract the effect of centrifugal force. So ये जब यहाँ पे ट्रेन्स चलेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे आएगा, so उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा एलिवेशन में प्रोवाइड करते हैं। सो सुपर एलिवेशन ई किसके इक्वल होता है, जी वी स्क्वायर बाय स्मॉल जी इंटू आर, जहाँ पे ई सुपर एलिवेशन है, v है स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इन मीटर पर सेकेंड, r है रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट हमारा टर्म है कैंट डिफिशियंसी। सो ये हमारा रेलवे ट्रैक हो गया, ये हमारी इनर रेल हो गई, ये हमारी आउटर रेल हो गई। इसके ऊपर से ट्रेन चलेगी। सो अंदर की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा और एक फोर्स बाहर की तरफ जनरेट होगा, राइट, ट्रैक में। सो जो ये बाहर की तरफ फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और जो इनसाइड जो फोर्स आता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो कितनी स्पीड होनी चाहिए जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो? सो वो स्पीड कहलाती है इक्विलिब्रियम स्पीड। So equilibrium speed is the speed at which centrifugal force and centripetal forces are balanced. So जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो स्पीड होती है इक्विलिब्रियम स्पीड। सो इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए मैं ट्रैक को डिज़ाइन करूँगी। सो मान लेते हैं मैंने किसी ट्रैक को डिज़ाइन किया, ये हमारा ट्रैक है, मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए। सो हम ये मान के चलेंगे कि इस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ट्रेन चलेगी तो कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा। सो इस अकॉर्डिंग हमने जब कैंट देखा तो कितना आएगा? कैंट GV² बाय 127 R हो गया। सो यहाँ से मैं सुपर एलिवेशन फाइंड कर सकती हूँ। सो जब भी ट्रैक पे ट्रेन चलती हैं तो स्पीड सबकी अलग अलग होती है, कभी ये स्पीड हो सकती है, कभी इससे कम हो सकती है, कभी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो मान लेते हैं मैंने ट्रैक को डिज़ाइन किया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन मान लेते हैं जब ट्रेन चली तो वो चली 130 kmph की स्पीड से। तो कैंट क्या हो जाएगा हमारा? GV² बाय 127 R हो गया। तो ये जो हमारा सुपर एलिवेशन है ये ज़्यादा हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे जो कैंट का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, लेकिन हमने प्रोवाइड कितना किया है? कम किया है। हमने प्रोवाइड 100 का किया है, तो ये वैल्यू कम है इससे कंपैरिजन में। सो हमको कैंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कैंट की डिफिशियंसी हो गई। सो ये कहलाता है CD। सो जो भी ट्रेन इक्विलिब्रियम स्पीड से ज़्यादा चलती हैं तो वहाँ पे कैंट डिफिशियंसी आ जाती है। सो ऑल ट्रेन्स रनिंग एट अ स्पीड हायर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड विल हैव कैंट डिफिशियंसी। सो कैंट डिफिशियंसी किसके इक्वल होगा? जो कैंट रिक्वायर होता है माइनस जो हम कैंट प्रोवाइड करते हैं। रिक्वायरमेंट हमको ज़्यादा की है और प्रोवाइड हमने कम किया है, तो वहाँ पे एक कैंट की डिफिशियंसी आएगी। सो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हमने प्रोवाइड इतना किया है, तो यहाँ पे कैंट डिफिशियंस आएगा। सो अगर कैंट डिफिशियंसी है तो क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक में क्या होता है, ये जो कैंट है हमारा, ये डिफिशियंसी है, वो डिस्कम्फर्ट देता है पैसेंजर को और इंक्रीज करता है प्रेशर ऑन आउटर रेल। इसीलिए हम जो कैंट डिफिशियंसी है उसको लिमिट करते हैं। सो इंडियन रेलवे ये बोलता है अगर हमारा गेज ब्रॉड गेज है और स्पीड ऑफ द ट्रेन लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर है तो कैंट डिफिशियंसी मैक्सिमम हो सकती है 7.5 सेंटीमीटर, और अगर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो ये हो सकती है 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर गेज है और स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम है तो ये 5 सेंटीमीटर हो सकती है, और अगर नैरो गेज है और स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम है तो ये 4 सेंटीमीटर होती है। सो कैंट डिफिशियंसी के मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इतनी वैल्यू है मतलब कि सेफ है। सो मान लेते हैं अगर हमारी जो ट्रेन है, हमने जो ये रेलवे ट्रैक डिज़ाइन किया है वो 100 किलोमीटर पर आवर के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन हमारी जो ट्रेन चल रही है वो 60 kmph चल रही है, मीन स्पीड कम है, तो हमको कम कैंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कैंट हमने जो प्रोवाइड किया है वो ज़्यादा है, सुपर एलिवेशन। सो हमने जो प्रोवाइड किया है वो इतना है और जो हमको सुपर एलिवेशन की ज़रूरत है वो कितनी है? वो इतनी है, तो हमको कम की ज़रूरत है यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ पे कैंट क्या है? एक्सेस में कैंट है। सो इस ट्रेन को जो सुपर एलिवेशन मिला वो ज़्यादा मिला। सो जितनी इसको चाहिए थी उससे ज़्यादा है, मतलब क्या हो गया? कैंट एक्सेस है। सो हमने ट्रैक को डिज़ाइन किया 100 के लिए और ट्रेन चल रही है 60 में, तो कैंट हमारा एक्सेस में हो गया। सो कैंट एक्सेस की भी लिमिट है, कैंट एक्सेस क्या होना चाहिए? किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो कैंट एक्सेस किसके इक्वल होता है? कैंट प्रोवाइडेड माइनस कैंट रिक्वायर। तो अगर ब्रॉड गेज ट्रैक है तो कैंट एक्सेस किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 7.5 सेंटीमीटर, और अगर मीटर गेज है तो 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो कैंट एक्सेस कब आएगा? जब ट्रेन की स्पीड कम होगी इक्विलिब्रियम स्पीड से। फॉर ट्रेन्स रनिंग एट स्पीड लोअर देन इक्विलिब्रियम स्पीड कैंट रिक्वायर इज लेस देन कैंट प्रोवाइडेड।
सो एक्सेस और एक्स्ट्रा कैंट इज टर्म्ड एज कैंट एक्सेस। सो नेक्स्ट टर्म हमारा आता है नेगेटिव कैंट। सो जब भी दो ट्रैक रहती हैं, सो ये हमारी एक ट्रैक हो गई और रेलवे ट्रैक ये दूसरी ट्रैक हो गई। सो ये कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर होता है। सो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। मान लेते हैं ये मेन ट्रैक है और ये ब्रांच ट्रैक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये इनर रेल हो गई, ये आउटर रेल हो गई मेन ट्रैक की। सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, मेन ट्रैक में जो आउटर रेल है वो उठी हुई है ना, ये हमारी आउटर रेल हो गई और जो इनर रेल है वो थोड़ी नीचे है। ये आउटर रेल्स हो गई, ये इनर रेल हो गई मेन ट्रैक में। सो यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन है ये क्या होगा, सुपर एलिवेशन ये पॉजिटिव होगा जब आउटर रेल्स ऊपर रहती हैं। लेकिन ब्रांच ट्रैक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको उठाएंगे तो इसको भी हमको उठाना पड़ेगा। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हमको इनर जो रेलवे ट्रैक है उसको उठाना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनर जो हमारी रेल सेक्शन है उसको ऊपर करेंगे और जो आउटर रेल है उसको थोड़ा सा नीचे प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो जब इनर रेल्स ऊपर रहेंगी एज कंपेयर टू द आउटर रेल तो यहाँ पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन होता है। सो ये कहलाता है हमारा नेगेटिव कैंट। So if positive cant is provided for the main line, then this value of cant will be negative for the branch line and this negative cant is called as negative super elevation. Now next है हमारा super elevation और cant means desirable कितना होना चाहिए, means कितना हमको cant gradient provide करना चाहिए। सो वैल्यूज जो है वो कितनी स्पेसिफाइड हैं। सो डिज़ायरेबल जो कैंट का ग्रेडियंट है वो होना चाहिए 1/720 और मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 1/360 एज पर इंडियन रेलवेज। सो सुपर एलिवेशन हमारी इतनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज। सो ये हमारी डिज़ायरेबल वैल्यूज हो गई कैंट की। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर, आरसी मीन्स कर्वेचर की वजह से कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो जो हमारे व्हील बेस है वो रिजिड है तो क्या करेंगे, वो हमारे ट्रेन को अलाउ नहीं करेंगे कर्व पाथ में चलने के लिए। सो उस वजह से क्या होगा, स्किड और ट्रांसफर्स रेजिस्टेंस क्रिएट होगा कर्व में। सो रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर जो है हमारा रेलवे में वो 3 फॉर्मूलेस हैं इसके। कर्व रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.0004 W/D, ये है हमारा ब्रॉड गेज के लिए। नेक्स्ट मीटर गेज के लिए जो कर्व रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0.0003 W/D और नैरो गेज के लिए कर्व रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0.0003 W/D, जहाँ पे W है वेट ऑफ द ट्रेन और D रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ कर्व। सो ये बता रहा है कि ट्रेन जब कर्व पे आएगी तो उसको कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्न आउट। सो टर्न आउट क्या होता है, सो टर्न आउट एक अरेंजमेंट होता है पॉइंट ऑन क्रॉसिंग का जो अनेबल करता है ट्रेन का मूवमेंट एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में। सो मीन्स यहाँ पे अगर ट्रेन आ रही है सीधा इस ट्रैक से तो उसका जो मूवमेंट होगा इस ट्रैक में जाने के लिए या इस ट्रैक के लिए पॉइंट और क्रॉसिंग का अरेंजमेंट वो कहलाता है टर्न आउट। सो जब ट्रेन को इस ट्रैक में जाना होगा या इस ट्रैक में जाना होगा तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग का वो कहलाता है टर्न आउट। सो ये हमारा रेलवे ट्रैक है। सो पॉइंट एंड क्रॉसिंग की कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं। पहला है स्टॉक रेल। सो जो रेल फिक्स्ड होती हैं ट्रैक में ये हमारी फिक्स्ड रेल हो गई, ये कहलाती है हमारी स्टॉक रेल। और जो मूवेबल होती है वो उसमें जिसमें मूवमेंट होता है वो कहलाती है टंग रेल। So stock rail are the fixed rails of the track against with a tongue rail fit. Tongue rail क्या होती है, यह tapered rail होती है which moves and fits snugly against their respectively stock rails made up of high carbon और manganese steel to withstand wear. So ये movable है, ये fixed है हमारी। So इनके बीच का जो गैप है वो डिसाइड करता है कि ट्रेन को किस ट्रैक में जाना है। सो ये गैप डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रैक में ट्रेन जाएगी।
सो यहाँ पे एक हील ब्लॉक रखा होता है, ये होता है हील ब्लॉक। सो ये हील ब्लॉक फिक्स रहता है और ये टंग रेल ऐसे ऐसे मूव होती रहती है। सो ये है हमारी हील ब्लॉक। फिर जहाँ पे क्रॉसिंग होगी, ये हमारा क्रॉसिंग पोर्शन हो गया, ये है हमारी क्रॉसिंग नोस। सो ये जो बाहर वाली रेल होती है ये होती है चेक रेल, और ये इनसाइड की जो रेल होती है ये वाली, ये कहलाती है विंग रेल। सो ये है स्ट्रेचर बार। इस बार को आगे पीछे करके मैं इसको ऊपर नीचे कर सकती हूँ। सो ये है हमारी हील, ये टंग रेल की हील है हमारी, और ये टो है। सो ये टंग रेल की ये हील है, ये टो है। सो जहाँ पे टंग रेल स्टार्ट हुई उसको हम बोलते हैं टो ऑफ द स्विच, और जहाँ पे हील ब्लॉक रखा जाता है इसको बोला जाता है हील ऑफ द स्विच। ये टो ऑफ द स्विच हो गया, ये हील ऑफ द स्विच हो गया। और टो के पास जो गैप होता है इसको बोला जाता है थ्रो ऑफ द स्विच। और चेक रेल किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ताकि डीरेलमेंट नहीं हो। नेक्स्ट टर्म है हमारा हील डाइवर्जेंस। सो ये हमारी स्टॉक रेल हो गई, मान लेते हैं ये स्टॉक रेल है और ये हमारी टंग रेल है ना। तो यहाँ पे हम एक हील रखते हैं, ये हील रखी हुई है, ये स्टॉक रेल है और ये टंग रेल है। सो इसका इनर इसका आउटर कहलाता है हमारा गेज, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हील डाइवर्जेंस। सो इनर वाला साइड जो होता है रेल का वो गेज होता है, ये भी हमारा इनर वाला साइड क्या हो गया? गेज। तो दो गेज फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है हील डाइवर्जेंस, जहां पे हमने हील ब्लॉक रखा है। सो जो एंगल यहाँ पे बनता है ये कहलाता है स्विच एंगल। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा? साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हील डाइवर्जेंस बाय लेंथ ऑफ टंग रेल। सो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। स्विच एंगल, एंगल सबटेंडेड बिटवीन द गेज फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द टंग रेल। इट इज द फंक्शन ऑफ हील डाइवर्जेंस एंड लेंथ ऑफ टंग रेल, राइट? Heel divergence or heel clearance. It is the distance between the gauge faces of stalk rail and tongue rail at heel of the switch. It is always measured perpendicular to the stalk rail. For Indian Railways, it is specified as 137 to 133 mm for broad gauge track. Next है हमारा throw of the switch. The distance between the running faces of the stalk rail and the toe of the tongue rail. सो ये जो गैप है हमारा वो होता है थ्रो ऑफ स्विच। फॉर इंडियन रेलवेज इट इज स्पेसिफाइड एज 95 to 115 mm फॉर ब्रॉड गेज। सो मान लेते हैं ये हमारा मेन ट्रैक है और ये हमारा ब्रांच ट्रैक है। ये दोनों जहाँ पे क्रॉस हो रही है ये हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है, ये हमारा क्रॉसिंग है, ये मेन ट्रैक है, ये ब्रांच है। सो यहाँ पे जो दोनों क्रॉस हो रहे हैं ये होता है क्रॉसिंग नोस, नोस ऑफ क्रॉसिंग। सो मेन ट्रैक वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे पॉइंट रेल, और ब्रांच वाली ट्रैक को बोलेंगे स्प्लाइस रेल। So the rail of the main track which forms one side of the nose of crossing is point rail, splice rail. The rail of the branch line which meets the point rail at the nose of crossing. Next है हमारी चेक रेल। चेक रेल इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि वो डीरेलमेंट को बचा सके और गाइड कर सके व्हील फ्लेंजेस को। सो दीज आर द रेल्स विच आर प्रोवाइडेड टू गाइड द व्हील फ्लेंजेस while the opposite wheel is jumping over the gap in front of the nose and thus prevent sideway movement, मतलब कि which prevent derailment. Point rail, the rail of the main track which forms one side of the nose of crossing. एंगल ऑफ क्रॉसिंग क्या हो गया? जो एंगल बिटवीन द पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल होता है क्रॉसिंग में। नेक्स्ट है हमारा फ्लैंज वे क्लियरेंस।
जो डिस्टेंस होता है एडजॉइनिंग फेसेस के बीच में रनिंग रेल और चेक रेल का नोस ऑफ द क्रॉसिंग में, वो होता है फ्लैंज वे क्लियरेंस। ये हमारा स्टॉक रेल हो गया, राइट, और ये हमारा चेक रेल हो गया। इनके बीच हम एक गैप देते हैं। ये जो क्लियर डिस्टेंस होता है ये होता है हमारा फ्लैंज ब्लेड क्लियरेंस। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ रनिंग रेल एंड चेक विंग रेल एट द नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये इंडियन रेलवे ने ये स्पेसिफाइड किया है वैल्यूज फॉर ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। अगर ब्रॉड गेज है तो मैक्सिमम वैल्यू 48 mm होती है, और अगर ब्रॉड गेज है तो मिनिमम वैल्यू 44 mm होती है, और अगर मीटर गेज है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 44 mm होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू 41 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या होता है? अगर हमारी जो मेन ट्रैक है ये और ये ब्रांच ट्रैक है, ये हमारी मेन ट्रैक हो गई और ये हमारी ब्रांच ट्रैक हो गई। ये दोनों जहाँ पे क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा हमारा क्रॉसिंग नोस। यहाँ पे जो रेल है ये पॉइंट रेल है, ये स्प्लाइस रेल है, और ये जो एंगल फॉर्म होता है क्रॉसिंग में वो कहलाता है क्रॉसिंग एंगल। इसको फाइंड करने के लिए हमारे 3 मेथड्स हैं। पहला है सेंटर लाइन मेथड, दूसरा है राइट एंगल मेथड और कोल्स मेथड, तीसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेशन यार्ड। हमारे यार्ड कितने टाइप्स के हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहला है हमारा पैसेंजर यार्ड। जो यार्ड पैसेंजर को कैरी करता है वो कहलाता है हमारा पैसेंजर यार्ड। द मेन फंक्शन ऑफ द पैसेंजर यार्ड इज टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर। ये पैसेंजर के मूवमेंट के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा गुड्स यार्ड। ये जो यार्ड है ये गुड्स को कैरी करने के लिए बनाया जाता है। दीज आर प्रोवाइडेड फॉर रिसीविंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ गुड्स। जो भी सामान होता है उसके लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। गुड्स प्लेटफॉर्म मे बी ट्रीटेड एज गुड्स यार्ड। सेपरेट गुड्स साइडिंग्स आर प्रोवाइडेड। इसको सेपरेटली प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड क्या होता है? ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जब गुड्स ट्रेन आएंगी और दूसरे जो लोड्स आएंगे उसमें जो वैगन्स होंगे बहुत सारे, उसमें ट्रेनों को हम सॉर्ट करेंगे। मींस जो वैगन है उसको अलग अलग करेंगे और फिर दूसरे जो वैगन्स है उसमें और जोड़ेंगे और एक नई ट्रेन को फॉर्म करेंगे, उसके बाद उसको डिस्पैच करेंगे। अ मार्शलिंग यार्ड इज अ प्लेस वेयर गुड्स ट्रेन एंड अदर लोड्स आर रिसीव्ड, सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान एंड न्यू ट्रेन्स फॉर्म्ड एंड डिस्पैच्ड ऑनवर्ड। जो मेन फंक्शन होता है मार्शलिंग यार्ड का वो होता है रिसेप्शन ऑफ ट्रेन को रिसीव करना, और सॉर्टिंग ऑफ ट्रेन की सॉर्टिंग करना, और डिपार्चर ऑफ ट्रेन को फिर डिपार्ट करना। नेक्स्ट है हमारा लोकोमोटिव यार्ड। ये यार्ड इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम इंजन की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कर सकें। The yard where all the facilities of maintenance like cooling, watering, repairing, oiling, cleaning are provided for locomotive are called locomotive yard. इंजन के लिए हम जो भी रिपेयर, कूलिंग, वाटरिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वो कहलाता है हमारा लोकोमोटिव यार्ड। नाउ नेक्स्ट है हमारा सिक यार्ड। ये यार्ड वो होता है जहाँ पे वैगन्स कई बार खराब हो जाते हैं तो उसको वहाँ पे हम ठीक करते हैं। रिपेयर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको हम करते हैं सिक लाइन यार्ड में। दिस यार्ड डील्स विद द वैगन्स विच आर डिक्लेयर्ड डिफेक्टिव। रिपेयर रिलेटेड फैसिलिटीज एंड वर्कशॉप आर प्रोवाइडेड। नेक्स्ट टर्म है हमारा लेवल क्रॉसिंग। क्या होता है? जहाँ पे रोड और रेल, मीन्स आपने देखा होगा कई बार रोड और रेल एक ही लेवल में होते हैं तो कई बार फाटक जाम हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो रोड है और रेल है एक ही लेवल में आ जाते हैं, वो कहलाता है हमारा लेवल क्रॉसिंग। व्हेन रोड ट्रैफिक cross the rail traffic at the same level, it is known as level crossing. Level crossing is provided because the alternative of providing over or under bridge is very costly. ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज प्रोवाइड करना कॉस्टली होता है, इसलिए हम लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। जो रोड और रेलवे लाइन है शुड क्रॉस प्रेफरेबली एट राइट एंगल। इनको जनरली 90 डिग्री में ही क्रॉस करना चाहिए। नाउ कितना मिनिमम एंगल होना चाहिए एंगल ऑफ क्रॉसिंग के लिए? ये 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स मिनिमम जो है एंगल ऑफ क्रॉसिंग वो 45 डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक लाइन्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक लाइन्स मीन्स जब हम ट्रैक लाइन्स बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबग्रेड बनाएंगे, उसके बाद हम रेलवे ट्रैक वहां पे बिछाएंगे। अर्थवर्क फॉर द फॉर्मेशन एंड बॉटम बलास्ट के लिए। फिर उसके बाद हम प्लेट का लेइंग करेंगे। प्लेट लेइंग को हम ट्रैक लिंकिंग भी बोलते हैं।
सो जब फॉर्मेशन रेडी हो जाएगा तो प्लेट की लेइंग करेंगे। सो प्लेट लेइंग में हम क्या क्या करते हैं, रेल्स को ले करते हैं, स्लीपर्स को और फास्टनिंग को। सो ये 3 चीजों को जब हम ले करते हैं वो कहलाता है हमारा प्लेट लेइंग। सो प्लेट लेइंग के हमारे 3 मेथड्स हैं। पहला है हमारा ट्रैम लाइन मेथड, दूसरा है हमारा अमेरिकन मेथड, तीसरा है हमारा टेलीस्कोपिक मेथड। सो ट्रैम लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक टेम्पररी लाइन बना देते हैं जिसको हम ट्रैम लाइन बोलते हैं, और उसको हम ले कर देते हैं हमारा साइड में, जो हमारा प्रपोज्ड ट्रैक है जो हमको बनाना है उसके साइड में हम इसको ले कर देंगे टेम्पररी पर्पस के लिए, ताकि हम ट्रांसपोर्ट कर सकें जो ट्रैक मटेरियल है उसको साइड में। सो जनरली ये यूजफुल होता है प्लेन टेरेन के लिए ही, ये सिर्फ प्लेन टेरेन में ही हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन मेथड। सो ये मेथड जनरली बाहर यूज किया जाता है, बाहर कंट्रीज में। सो इसमें क्या होता है, जो रेल और स्लीपर्स हैं उसको असेंबल कर देते हैं डिपो में, प्री असेंबल पहले से, फिर उसके बाद उसको हम साइट में जाके लगाते हैं। So in this method, rail and sleeper are first assembled in the base depot and pre-assembled track panels are conveyed to site along necessary cranes. This procedure is used in many developed countries. नेक्स्ट है हमारा इंडिया में हम क्या यूज करते हैं। सो हम इंडिया में यूज करते हैं टेलीस्कोपिक मेथड। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो रेल, स्लीपर्स और फास्टनर है उसको हम डिपो में लेके जाते हैं और साइट में अनलोड करते हैं, पूरे सामान को वहां रखते हैं, फिर वहां पे मैनुअली उसको हम अरेंजमेंट करते हैं। सो इंडिया में ये सब चीजें मैनुअली होती है। So this method is widely used on Indian Railway. In this method, rail, sleeper and other fitting are taken to the base depot and unloaded. The track material then taken to railhead where track linked or pegged. The railhead is then advanced up to point where track has been laid. So collection of मटेरियल को हम कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से मटेरियल हमको अभी लगेंगे, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा मटेरियल का जिसको मटेरियल गैंग बोलते हैं, मैनुअली ये किया जाएगा। फिर उसके बाद फिक्सिंग ऑफ रेल होगा, रेल को हम फिक्स करेंगे, लिंकिंग गैंग कनेक्ट एंड फिक्स रेल ऑन स्लीपर। फिर उसके बाद पैकिंग ऑफ ट्रैक, फिर ट्रैक को हम ले करेंगे। एंश्योर ग्रेडियंट और कैंट, प्रॉपर ग्रेडियंट और कैंट आ पाए, सो इसीलिए हम ये सब चीजें मैनुअली यहाँ पे करते हैं।